साथियों, जो लोग ज्योतिष में ABCD नहीं जानते उनके लिए यह वीडियो मील का पत्थर साबित होगी। मैं आपको इस वीडियो में ज्योतिष के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनके विषय में टू द पॉइंट जानकारी दूंगा। वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी, मेरी पूरी वीडियो पर बने रहिएगा, मेरी पूरी वीडियो देखिएगा। इसके बाद आपको ज्योतिष के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, मुझे ऐसी उम्मीद है कि उनकी पूरी आपको जानकारी हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन पर जो कुंडली दिखा रहा हूँ, इसमें आप जो ज्योतिष का सबसे पहला फैक्टर है वह है 12 लग्न हुआ करती हैं और 12 ही राशियां हुआ करती हैं। जैसा कि आपको बोर्ड पर 12 भाव नज़र आ रहे हैं। इसमें जो पहला भाव है उसमें 1 नंबर लिखा होता है, दूसरे भाव में 2 नंबर लिखा रहता है, तीसरे भाव में 3। इस प्रकार से क्रमशः 12 भाव हुआ करते हैं। अब 12 भाव में जो पहला नंबर लिखा हुआ है इसका स्वामित्व करते हैं मंगल। दूसरा नंबर जो लिखा हुआ है इसका जो स्वामित्व करते हैं वह करते हैं शुक्र। तीसरा नंबर जो लिखा हुआ है इसका स्वामित्व बुध करते हैं और चौथे नंबर का स्वामित्व करते हैं चंद्रमा। यानी कि जो ये नंबर लिखे हुए हैं, इन नंबरों के जो स्वामी हैं, यानी इनके जो लैंडलॉर्ड हैं, डिस्पोजिटर भी बोला जा सकता है, वो क्रमशः वही ग्रह होते हैं जो मैं बता रहा हूँ। तो पहले समझने की कोशिश करते रहिएगा, उसके बाद मैं फिर और डीपली समझाऊँगा। 5वें नंबर में जो 5 नंबर लिखा है इसके मालिक होते हैं सूर्य। 6ठा नंबर जो लिखा है इसके मालिक होते हैं बुध। 7वें नंबर पर इसके मालिक शुक्र हुआ करते हैं। 8वें नंबर के स्वामी हुआ करते हैं मंगल। 9 नंबर के स्वामी हुआ करते हैं देवगुरु बृहस्पति। 10 नंबर के स्वामी हुआ करते हैं शनि। 11वें नंबर के स्वामी भी शनि हुआ करते हैं। इसके बाद जो 12वां नंबर है उसके स्वामी हुआ करते हैं देवगुरु बृहस्पति। इस प्रकार से 12 लग्न 12 राशियां हुआ करती हैं। दोस्तों, ज़्यादातर सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर जितने भी ग्रह होते हैं वो सभी 2 राशियों के अधिपति होते हैं। जैसे कि मंगल मेष और वृश्चिक राशि, यानी पहले और 8वें नंबर का मालिक स्वामित्व करता है मंगल। दूसरे नंबर और 7वें नंबर का स्वामी, 2 राशियों का स्वामी होता है शुक्र। और साथियों, 3 नंबर और 6 नंबर का स्वामी होता है बुध। 4 नंबर और 5 नंबर ऐसे सिंगुलर नंबर हैं जिनके स्वामी केवल चंद्रमा, चौथे नंबर का, और 5वें नंबर का स्वामी सूर्य होता है। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति 9वें और 12वें घर का स्वामित्व रखते हैं। और शनि जो है एक ऐसा ग्रह है, केवल शनि, जो कि 10 और 11 लगातार 2 राशियों का स्वामित्व करता है। इसके अलावा राहु केतु। दोस्तों, राहु केतु की कोई भी पर्टिकुलर अपनी राशि नहीं मानी गई है, लेकिन कुछ ज्योतिषियों के अनुसार, यानी कि लगभग 90% ज्योतिषियों का यह मत है कि जहाँ 6 नंबर लिखा है वह कन्या राशि राहु की होती है, और जहाँ 12 नंबर लिखा है वह राशि होती है केतु की। तो मीन राशि में केतु अगर बैठेगा तो बोलेंगे कि यह अपने घर में बैठा है। जब भी कोई भी ग्रह अपने घर में बैठता है, जैसे कि मान लीजिए मंगल मेष राशि में बैठा है, तो उसको हम स्वग्रही बोलते हैं। यानी स्व माने अपना, ग्रही माने घर, यानी कि वह ग्रह अपना स्वग्रही में बैठा है, अपने घर में बैठा है। और अगर शुक्र 2 नंबर में बैठा है तो उसको वहाँ स्वग्रही बोला जाएगा। दोस्तों, ग्रहों की कुछ अवस्थाएं होती हैं जिनको मैं समझाऊंगा। जैसे कि मंगल अगर मेष राशि में बैठ गया
तो वह स्वग्रही हो जाएगा। और यदि शुक्र जो है वह 2 नंबर में बैठ गया तो वह स्वग्रही हो जाएगा। इसी प्रकार से ग्रहों की जो है अवस्थाएं होती हैं। स्वग्रही के बाद मूल त्रिकोण राशियां होती हैं, यानी कि स्वग्रही ग्रह जो है अपने घर के शीशे कोई नहीं तोड़ता। इसी प्रकार से यदि कोई भी ग्रह अपने घर में बैठेगा और यदि वह कुंडली में कारक हो, मैं आपको आगे कारक और अकारक का भी डेफिनेशन बताऊंगा जो कि कुंडली में बहुत मायने रखता है। सबसे पहले आप यह समझिए कि कोई भी ग्रह अपने घर में बैठेगा और वह अगर शुभ हो और अच्छे भाव में बैठा हो, जैसे मैंने 12 भाव बताए हैं, इसमें कुछ भाव शुभ होते हैं, कुछ भाव अशुभ होते हैं। अब मैं आपको मूल त्रिकोण राशि बताता हूँ। दोस्तों, एक तो मैंने स्वग्रही बताया कि जब भी कोई भी ग्रह अपने घर में बैठेगा तो वह कहीं ना कहीं उसके बल को बढ़ा देता है। अगर नेगेटिव होकर बैठेगा तो नेगेटिव सेंस में, और पॉजिटिव होकर बैठेगा तो पॉजिटिव सेंस में वह उसके रिजल्ट को बढ़ा देगा। अब हम देखते हैं मूल त्रिकोण राशि। दोस्तों, सभी ग्रह अपनी अपनी मूल त्रिकोण राशि जो है अलग अलग रखते हैं। यह मैं आपको जानकारी दूंगा। जैसे कि 1 नंबर से शुरू करते हैं, जहां 1 नंबर लिखा रहता है। दोस्तों, यहाँ एक बात और समझने की है कि जैसे कहते हैं कि किसी की कहते हैं कि यह मीन राशि में पैदा हुआ है, किसी की कुंभ राशि होती है, किसी की तुला राशि होती है, तो वह राशि कैसे बनती है और लगन कैसे बनती है। जो आपको कुंडली में फर्स्ट नंबर लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इसमें आपका जिस समय भी जन्म हुआ होगा, जैसे कि मान लीजिए मैं अपनी कुंडली के हिसाब से और अपने बच्चे की कुंडली के हिसाब से बताता हूँ। मेरा जो जन्म हुआ है 22 जुलाई 1975 को हुआ है और 12:20 को हुआ है। तो मेरा जो जब जन्म हुआ था तो जहाँ पे लग्न शब्द लिखा हुआ है आप देख रहे हैं, वहाँ पे 1 नंबर था। जब मेरा जन्म हुआ तो 1 नंबर था, यानी मेरी मेष लगन थी। और जब मेरे बच्चे का जन्म हुआ तो वह हुआ था 18 अगस्त 2003 को। तो उस समय वहाँ पे 2 नंबर लिखा हुआ था जहाँ पे लगन शब्द लिखा हुआ है, तो उसकी वृषभ लगन मानी जाएगी। इसी प्रकार यदि अगर आपका जन्म हुआ है वहाँ 3 नंबर लिखा है तो आपकी मिथुन लगन मानी जाएगी, और अगर वहाँ पे 7 नंबर लिखा है तो आपकी तुला लगन मानी जाएगी, और अगर वहाँ पे 12 नंबर लिखा है तो वहाँ की आपकी जो है मीन लगन मानी जाएगी। इस प्रकार से तो लगन मानी जाती हैं। और इसके बाद यदि चंद्रमा जहाँ बैठा होता है वह आपकी राशि होती है। जैसे कि सपोज़ करिए मेरा जब जन्म हुआ था तो मेरी मेष लगन थी और चंद्रमा मेरा 9 नंबर में बैठा हुआ है, तो 9 नंबर की जो राशि होती है वह धनु राशि होती है। तो मेरी मेष लगन और धनु राशि हो गई। और मेरे बच्चे की कुंडली में 2 नंबर लगन में लिखा हुआ है तो उसकी वृषभ लगन हो गई, और उसका 12वें भाव में चंद्रमा यानी मेष राशि में चंद्रमा बैठा है तो उसकी राशि हो गई मेष। यानी जहाँ चंद्रमा बैठेगा वहाँ राशि, और जहाँ लगन शब्द लिखा हुआ है वहाँ जो नंबर होगा वो उसकी लगन होगी, जैसे कि वृषभ लगन, मेष लगन। अच्छा, इसके बाद मैं मूल त्रिकोण राशि की जानकारी दे रहा हूँ आपको। दोस्तों, जहाँ 1 नंबर लिखा है, अगर वहाँ पे मेष का मंगल बैठा हुआ है 1 नंबर में, तो वह अपनी मूल त्रिकोण राशि में होगा। यानी मंगल की जो मूल त्रिकोण राशि है वह मेष है। और अगर मंगल जो है उसको स्वग्रही बोलेंगे, लेकिन वह मूल त्रिकोण राशि में भी होगा। इसके बाद वह यदि वृश्चिक राशि में बैठा है 8 नंबर में, तो वह स्वग्रही होगा, तो उस समय वह अपनी मूल त्रिकोण राशि में नहीं होगा। इसी तरीके से जहाँ 2 नंबर लिखा है वहाँ दैत्य गुरु शुक्राचार्य स्वग्रही हो जाएंगे, और जहाँ 7 नंबर लिखा है अगर वहाँ शुक्र बैठे हैं तो वहाँ बोला जाएगा कि यह अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं। यानी कि शुक्र की जो मूल त्रिकोण राशि होती है वह 7 नंबर होती है। अब अगर बुध को लें तो बुध यदि 3 नंबर में बैठा है तो वह उसकी साधारण राशि हो गई, स्वग्रही बोला जाएगा। और अगर वह 6 नंबर में बैठा है तो वह उसकी मूल त्रिकोण राशि हो गई। लेकिन बुध जो है वह 6 नंबर में अपनी मूल त्रिकोण राशि में भी कहलाता है और अपनी उच्च राशि में भी कहलाता है। कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जो ग्रह अपनी साधारण राशि में
स्वग्रही भी हो गया बुध, यहाँ पर मूल त्रिकोण राशि में भी हो गया और उच्च में भी हो गया। यानी कि बुध के लिए कन्या राशि जो है वो स्वग्रही भी है और उच्च राशि भी है और मूल त्रिकोण राशि भी है। इसी प्रकार से अब हम चलते हैं आगे। कर्क का चंद्रमा जो होता है उसकी कोई विशेष मूल त्रिकोण राशि नहीं होती। अगर वह अपने घर में बैठेगा स्वग्रही होगा तो वह उसको मूल त्रिकोण राशि में भी आप मान सकते हैं, यानी कि उसकी कोई मूल त्रिकोण राशि नहीं होती। अब इसी प्रकार से सूर्य पंचम भाव में बैठेगा तो उसको स्वग्रही मानेंगे आप, उसकी कोई मूल त्रिकोण राशि नहीं होगी। अब इसी प्रकार शनि को देखें हम। शनि और बृहस्पति को देखते हैं। तो बृहस्पति जो है उसकी जो धनु राशि है 9 नंबर है, वहाँ वह अपनी मूल त्रिकोण राशि माना जाएगा और वह स्वग्रही भी माना जाएगा, यानी अपने घर में भी बैठा है, अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठा है। इसी प्रकार से यदि देवगुरु बृहस्पति 12 नंबर में बैठेगा तो वह उसकी साधारण राशि भी मानी जाएगी और वह उसकी मूल त्रिकोण राशि नहीं मानी जाएगी। अब इसी क्रम में शनि को लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि शनि जो है वह अपनी साधारण राशि में बैठेगा तो वह मकर राशि होगी, यानी 10 नंबर, और अगर वह अपनी 11 नंबर की राशि में बैठेगा तो उसको उसकी मूल त्रिकोण राशि कहा जाएगा। लेकिन यह दोनों स्वग्रही भी होंगी, यानी स्व माने अपना, ग्रही माने घर, यानी अपने घर में बैठा हुआ ग्रह। मैंने आपको बताया है अभी पिछले समय में इसी वीडियो में कि जब ग्रह अपने घर में बैठता है तो वह बलवान हो जाता है। नेगेटिव सेंस में बैठेगा तो नेगेटिव हाउसेज में बैठेगा तो नेगेटिव सेंस में बलवान हो जाएगा, तो नुकसानदेह होगा, और अगर पॉजिटिव होकर बलवान बैठा है तो वह फ़ायदेमंद होगा। अब इसी क्रम में मैं आपको सभी ग्रहों की अपनी उच्च राशियां बताऊंगा और नीच राशियां बताऊंगा। दर्शकों, जब कोई ग्रह पॉजिटिव सेंस में होकर किसी अच्छे भाव में उच्च होकर बैठे तो वह बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, और इसी क्रम में यदि वह नीच राशि में बैठ जाए और वह कहीं ना कहीं बुरे भाव में बैठ जाए तो वह बुरे रिजल्ट देता है। तो वैसे भी आप सेंस से समझ सकते हैं कि किसी आदमी को आप बोल देंगे कि वह बड़ा ऊंचा आदमी है तो ऊंचा आदमी श्रेष्ठ की गिनती में गिना जाएगा, और किसी आदमी से आप कहेंगे कि बड़ा नीच है, बड़ा दुष्ट है, तो वह नीचता की श्रेणी में गिना जाए। इसी प्रकार ग्रहों को देखा जाता है। तो चलिए सबसे पहले मैं बता दूं, 1 नंबर से शुरू करते हैं। जहां 1 नंबर है अगर वहां सूर्य बैठा हो तो वह अपनी उच्च राशि में कहा जाता है। दोस्तों, उच्च राशि में जैसा मैंने आपको बताया है कोई भी ग्रह बैठ जाएगा और वह अपने शुभ भावों में बैठेगा तो वह अच्छे रिजल्ट देगा। अगर सूर्य जो है वह 1 नंबर में बैठेगा तो वह अपनी उच्च राशि में अच्छे रिजल्ट देगा, लेकिन भाव के ऊपर डिपेंड करता है। यह मैं आपको आगे जानकारी दूंगा कि कौन कौन से भाव अच्छे होते हैं, कौन कौन से बुरे होते हैं। अब इसी प्रकार यदि 2 नंबर में चंद्रमा बैठ जाए, यानी जहां 2 नंबर लिखा है वहां चंद्रमा आ जाए, तो वह अपनी उच्च राशि में होगा और वह अच्छे रिजल्ट देगा यदि वह अच्छे भावों में बैठा है। अब 3 नंबर में देखें तो 3 नंबर में छाया ग्रह राहु अच्छे रिजल्ट देता है, यानी उच्च का हो जाता है। जहाँ 3 नंबर लिखा है अगर वहाँ राहु हो तो उसे बोलेंगे कि वह उच्च राशि में विराजित है। 4 वहीं क्रम से 4 नंबर में अगर देवगुरु बृहस्पति बैठ जाएं तो वह उच्च राशि में कहलाते हैं, यानी 4 नंबर में बृहस्पति बैठा है तो कहेंगे कि यह उच्च राशि में है। इसी प्रकार से 5 नंबर में कोई भी ग्रह उच्च का नहीं होता है, और 6 जो नंबर लिखा हुआ है 6ठे नंबर में बुध ग्रह जो हैं वह उच्च राशि में हो जाते हैं। 7 नंबर में शनि देव बैठे हैं तो वह अपनी उच्च राशि में बैठे हैं, यह बोला जाएगा। 8 नंबर में कोई भी ग्रह उच्च का नहीं होता। 9 नंबर में कोई ग्रह उच्च का नहीं होता। 10 नंबर में दर्शकों मंगल उच्च का हो जाता है, यानी मंगल अगर 10 नंबर में बैठा है तो यह बोला जाएगा कि वह उच्च राशि में है। इसी प्रकार 11 नंबर में कोई भी ग्रह उच्च का नहीं होता, और 12वें भाव में शुक्र उच्च का हो जाता है। दोस्तों, मैं यहाँ केतु की उच्च राशि बताना भूल गया था। जो 9 नंबर लिखा हुआ है, जहाँ जिसका स्वामी देवगुरु बृहस्पति होता है 9 नंबर, वहाँ केतु उच्च राशि में हो जाता है। तो साथियों, मैंने आपको सभी उच्च राशियाँ बता दी। अब इसी प्रकार से नीच राशि बताऊंगा, ग्रहों की नीच राशि। अगर 1 नंबर में
शनि देव विराजित हैं तो वह नीच राशि होगी शनि देव की। 2 नंबर जहाँ लिखा है वहाँ पर अगर केतु बैठा है, केतु ग्रह अगर 2 नंबर में बैठा है तो वह उसकी नीच राशि होगी। 3 नंबर में दर्शकों कुछ ज्योतिषियों के मत 3 नंबर में भी केतु को नीच का माना जाता है और कुछ नंबर में, कुछ ज्योतिषियों की राय में 2 नंबर में, यानी कि इसमें संशयात्मक स्थिति है। कुछ ज्योतिषियों के मतानुसार केतु 2 नंबर में नीच का होता है और कुछों के अनुसार 3 नंबर में नीच का होता है। वैसे जो मेरा अपना अनुभव है उसमें 3 नंबर में नीच का ज़्यादातर फल देता है। 4 नंबर में मंगल नीच राशि में हो जाता है, यानी 4 नंबर में अगर मंगल बैठा हो कर्क राशि में तो वह नीच राशि में होता है। 5 नंबर में कोई ग्रह नीच का नहीं होता। 6ठे नंबर में शुक्र नीच के हो जाते हैं, यानी 6 नंबर जहाँ लिखा है कन्या राशि वहाँ अगर शुक्र बैठा हो तो वह नीच का होगा। 7 नंबर में दोस्तों सूर्य नीच का हो जाता है, यानी तुला राशि में जहाँ 7 नंबर लिखा है वहाँ सूर्य बैठे हैं तो नीच के हो जाएंगे। 8 नंबर में राहु नीच के हो जाएंगे, यानी 8 नंबर जहाँ लिखा है वृश्चिक राशि वहाँ राहु बैठे हैं तो वह नीच का फल देंगे। 9 नंबर में दोस्तों राहु नीच का फल देते हैं। मैंने आपको बताया है कुछ ज्योतिषियों के अनुसार राहु वृश्चिक में और कुछ ज्योतिषियों के अनुसार राहु धनु में नीच का फल देते हैं। अब इसके बाद 10 नंबर में देखें तो देवगुरु बृहस्पति जो है नीच का फल देते हैं, यानी 10 नंबर हो मकर राशि हो वहाँ देवगुरु बृहस्पति बैठे हों तो वह नीच का फल देंगे। इसी तरीके से 11वें नंबर में कोई भी ग्रह उच्च नीच का फल नहीं देता। 12वें नंबर में बुध नीच के हो जाते हैं, यानी 12वें नंबर में अगर बुध बैठे हैं तो वह नीच के हो जाएंगे। इसी प्रकार से दोस्तों देखते हैं कि कौन ग्रह उच्च का बैठा है, कौन ग्रह नीच का बैठा है। ज़्यादातर अगर शुभ भावों में उच्च के ग्रह होते हैं तो वह अच्छा रिजल्ट देते हैं और यही नीच के ग्रह होते हैं तो वह ख़राब रिजल्ट देते हैं। नीच के ग्रह ज़्यादातर ख़राब रिजल्ट देते हैं। यह आगे मैं आपको बताऊंगा किस कंडीशन में नीच के ग्रह भी अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। अब मैं आपको भाव बताता हूं जो आपको 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर लगन कुंडली से लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से भाव होते हैं। 1 नंबर जहाँ लिखा है वह पहला भाव हो गया, 2 नंबर जहाँ लिखा है वह दूसरा भाव हो गया। ये खाने होते हैं और इनको भाव भी बोलते हैं हम। दोस्तों पहला, दूसरा, चौथा, 5वां, 7वां, 9वां, 10वां और 11वां ये भाव जो होते हैं ये कुंडली में शुभ कहे जाते हैं। इनमें भी जो सबसे उत्तम भाव होते हैं जिन्हें केंद्र स्थान कहते हैं वह पहला, चौथा, 7वां और 10वां भाव, यानी केंद्र स्थान बोलते हैं इनको। जहां आपको पहला भाव और 1 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर और 10 नंबर लिखा आ रहा है इसको सेंट्रल बोलते हैं, यानी केंद्र स्थान बोलते हैं। इसी प्रकार से पहला, 5वां और 9वां ये जो स्थान होते हैं ये त्रिकोण स्थान होते हैं, यह केंद्र से भी ज़्यादा शुभ माने जाते हैं। इसी क्रम में जो पहला स्थान है जहाँ लग्न लिखा होता है वह सबसे ज़्यादा शुभ है, उसको केंद्र और त्रिकोण दोनों माने जाते हैं क्योंकि वह हमारा शरीर है, हमारी उपस्थिति हमारे शरीर से होती है। और पहला स्थान जो है कहते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, तो इसलिए इसको हम सबसे ज़्यादा शुभ मानते हैं। केंद्र और त्रिकोण दोनों की संज्ञा दी जाती है पहले स्थान को। जहां आपका लग्न शब्द लिखा हुआ है उसको केंद्र और त्रिकोण दोनों माना गया है, यानी कि वह सबसे शुभ स्थान है। तो इसलिए पहला स्थान सबसे ज़्यादा शुभ, 5वां उससे कम शुभ और 9वां उससे कम। इस प्रकार से त्रिकोण माने जाते हैं और लग्न को जो है सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है क्योंकि वह केंद्र और त्रिकोण दोनों हैं। इसी प्रकार से अगर सेंट्रल में देखें तो पहला जो भाव है उससे चौथा केंद्र बली होता है, चौथे से 7वां केंद्र बली और 10वां केंद्र जो है सेंट्रल है जहाँ 10 नंबर लिखा है वो उत्तरोत्तर सबसे बली केंद्र माना जाता है। तो दोस्तों फ़िलहाल मैंने आपको ज्योतिष के बेसिक में जो जानकारी दी है वह आपको अच्छी लगी होगी। इसी
क्रम में मैं आपको जो अगली वीडियो बनाऊंगा उसमें इससे आगे की जानकारी प्रस्तुत करूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा। इसी वीडियो को आप 2-4 बार देखेंगे रिवाइज़ करके तो आपको ज्योतिष के बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो आगे की वीडियो में मैं और बेसिक की जानकारी आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। सभी इष्ट मित्रों को सादर नमस्कार। जय माता दी दर्शकों।